बेस मेटल की एक ऐसी जमात जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के अलावा ट्रेडिंग और निवेश का जरिया भी है। कॉपर, निकेल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम आमतौर पर इनकी मांग उद्योगों में होती है। बिजली के तार बनाने से लेकर पैकेजिंग, नट बोल्ट, ऑटो और हवाई जहाज बनाने तक में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन मंदी से उबर रही ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ आजकल ये सारे मेटल फोकस में हैं। वजह है इनमें मिलने वाला रिटर्न। जी हां, पिछले एक साल में बेस मेटल्स में 20 से 100% तक की तेजी आ चुकी है। आगे कैसे रहेगी इसके चाल, जानने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटीज के सीईओ बीरेन वकील, साथ ही हैं उनके ग्लोब कैपिटल के रिसर्च हेड तरुण सत्संगी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपके सामने कुछ आंकड़े रखते हैं। पिछले एक साल में जिंक ने सबसे ज्यादा रिटर्न कमाकर इस पूरे कॉम्प्लेक्स में दिया है। सबसे कम रिटर्न के साथ पीछे रहा है एल्यूमिनियम, जिसमें तकरीबन 20% की कमाई पूरे साल में देखने को मिली है। आमतौर पर लंदन मेटल एक्सचेंज के गोदामों में पड़े स्टॉक के आधार पर मेटल की चाल आंकी जाती है, लेकिन अगर हम इन्वेंट्री पर नजर डालें तो एल्यूमिनियम के भंडार में सबसे ज्यादा करीब 29% की गिरावट देखी गई है। लेकिन अगर कमाई की बात करें, यानी कि दाम की, प्राइसेस की बात करें, तो सबसे ज्यादा चढ़ा है यहां पर जिंक। बीरेन हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। बीरेन, सबसे पहला सवाल आप ही के लिए है। बेस मेटल्स की जो इस तरह की चाल, जो इस तरह की मूवमेंट देखने को मिली है, उसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? बेसिकली सप्लाई साइड रिबैलेंसिंग, मतलब पिछले 3-4 सालों से हमने जो सप्लाई ग्लट देखा था वर्ल्ड वाइड, उसमें काफी कमी आई रिसेशन के हिसाब से। और चाइना में जो एग्रेसिव मॉनेटरी एक्सपेंशन रहा, उसके हिसाब से स्पेशली फरवरी में जो चाइनीज सेंट्रल प्लानिंग ने जो डिसीजन लिया डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए, तो कोक, मेटलर्जिकल कोल, वो सब चीज, आयरन और स्टील, हॉट रोल्ड कोयल, चाइनीज सभी कमोडिटीज मार्केट में करीबन 50 से 150% तक का कोयला में करीबन 200% का उछाल आया है, जो सिस्टम में ट्रिकल होके वेस्टर्न मार्केट्स में भी देखा गया। और डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद एक ग्लोबली रिफ्लेशन ट्रेड जनरेट हुआ है, क्योंकि जो साइडलाइन लिक्विडिटी थी वो अभी एसेट मार्केट में, स्पेशली कमोडिटीज में एक्टिव हो रही है। तो कुछ प्लेन आपकी रीडिंग्स हैं जो हम लगातार काफी सारे आउटलुक्स में पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं जिस कोरिलेशन की बात कर रही हूं, मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने आपके सामने आंकड़े रखे कि सबसे ज्यादा जो यहां पर स्टॉक्स है एलएमई के, वो एलएमई पर वो एल्यूमिनियम के गिरे हैं, 29-30% तक टूटते देखे हैं। लेकिन अगर कीमतों के साथ इसका कोरिलेशन बिठाया जाए, जो कि आमतौर पर एक ट्रेडर देखता है, वो देखने को नहीं मिला है। एल्यूमिनियम के स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे होंगे, लेकिन जिंक की जो कीमतें हैं वो ज्यादा भागी हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन को कैसे समझा जाए, क्योंकि ये बड़ा यूनिक टाइप का ऑब्जर्वेशन है इस बार। जिंक और लीड की बात करें तो जैसे 2016 में जिंक स्टार परफॉर्मर मेटल रही, करीबन 80% का एप्रिसिएशन दिया जिंक ने। इसकी मुख्य वजह यह है कि कुछ लार्ज माइंस थी जो ऑस्ट्रेलिया की, वो करीबन 2 साल पहले बंद हुई, जिसकी इफेक्ट आपको अभी दिखने को मिल रही है। जिंक और लेड नॉर्मली कॉमन सिस्टर मेटल है और काफी जगह एक ही माइन में से दोनों का प्रोडक्शन मिलता है। इसके हिसाब से जो सप्लाई शॉर्टफॉल आया, और चाइना की, स्पेशली चाइना की जो रियल एस्टेट बूम है पिछले 3 साल की, उसकी भी डेफिनेटिव इफेक्ट जिंक पे आई है। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो काफी साल के बाद, करीबन 10 साल में फर्स्ट टाइम मैं इसमें बैकवर्डेशन देख रहा हूं, मतलब स्पॉट मार्केट से फ्यूचर्स डिस्काउंट कोट हो रहे हैं। तो जो हमने जिंक में देखा वो शायद हम एल्यूमिनियम में भी देखेंगे 2017 में। तो फंडामेंटली स्पीकिंग, अगर मैं डिमांड सप्लाई की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
2017 में 2017 में एल्यूमिनियम वुड बी डार्क हॉर्स। जो हमने जिंक में देखा उसका पुनरावर्तन हम शायद 2017 में एल्यूमिनियम में देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट है जो आपने शो की शुरुआत में ही रखा है। तरुण को अब मैं इस चर्चा में जोड़ूंगी। तरुण, यहाँ पर बीरेन ने एक पॉइंट रखा कि चाइना की तरफ से जो रियल एस्टेट बूम देखने को मिला है, और वैसे भी हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खपत ज्यादातर चीजों की, आधे से ज्यादा मेटल्स की, वो चीन की तरफ से ही आती है। लेकिन चीन हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं खुद अपने बढ़ते इंपोर्ट्स को लेकर परेशान है, क्योंकि उनकी करेंसी की, युआन की हालत काफी पतली है। ऐसी स्थिति में मेटल को इतना सपोर्ट कहां से मिल रहा है? गोइंग फॉरवर्ड क्या सिचुएशन रहेगी? हाय, गुड इवनिंग। सी, हमने देखा था कि टिल 2015 मोस्ट ऑफ द बेस मेटल्स थे वो बेरिश मार्केट में थे बिकॉज ऑफ हायर सप्लाई एंड वीकर डिमांड। बट सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर डायनामिक्स काफी चेंज हुए। इन केस ऑफ जिंक हमने देखा कि 8% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ 2016 में, जिसमें से 3 मेजर माइंस थी, सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, लिशिन इन आयरलैंड एंड ग्लेनको, जिन्होंने ऑल टोटलिटी करीबन ओवर 1 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन शट किया, जिसकी वजह से हमने काफी अच्छा बूस्ट जिंक के अंदर आते हुए देखा। इवन कॉपर के अंदर में भी ग्लेनकोर ने सब्सटेंशियल कट अनाउंस किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखें तो हमने देखा कि जो ICSG है उन्होंने भी अपना फॉरकास्ट 2016 का कॉपर के लिए रिवाइज किया। देवर अर्लियर बिलीविंग की कॉपर मार्केट 2016 में 2,60,000 टन से सरप्लस में रहेगा, बट ऑफ लेट उनका जो अनाउंसमेंट आया वो 1,30,000 डेफिसिट का आया, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं मार्केट में सपोर्ट मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें ग्लोबल PMI नंबर्स काफी रोबस्ट है, जो बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज यूरोप, US, इवन इन इंडिया बारिंग लेटेस्ट फिगर काफी अच्छा रहा है, जो कि अच्छा सपोर्ट दिया है। इवन अभी जैसा कि बीरेन साहब ने बोला, ट्रम्प का विन का मतलब क्या है, देयर वुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट इन द US, क्योंकि उन्होंने अपने कैंपेनिंग में काफी हद तक हाईलाइट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट को, रेलवे, रोड्स एक्सेट्रा को। हमारा ऐसा मानना है कि ऑल टुगेदर जो हुआ सिनारियो काफी ज्यादा डेवलप हुआ। एक तो देखिए डिमांड साइड हमको इस साल इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखा इस साल, एंड जो कि नेक्स्ट ईयर भी रहेगा। एंड जो सिलसिलेवार रिडक्शन इन द सप्लाई अनाउंस किए माइंस में, वेरियस बिगेस्ट माइंस जो वर्ल्ड में थी, उनका इम्पैक्ट हमने देखा कि कहीं ना कहीं मार्केट में रीबैलेंसिंग हुआ, जिसकी वजह से हमने बेस मेटल्स के अंदर इतने उम्दा रिटर्न्स आते हुए देखे। ओके, चलिए, तो सब एवरीथिंग पुट असाइड, इन फैक्टर्स के चलते ही 2016 में हमने इतना स्टेलर परफॉर्मेंस बेस मेटल्स की तरफ से देखा। लेकिन बीरेन, आप ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं, हमने पहले भी आपसे चर्चा की है। मैं एक बार फिर से ये ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखना चाहूंगी कि आमतौर पर कई सालों तक हम जब भी मेटल्स के बारे में बात करते थे, कॉपर की तरफ सबसे पहले नजर जाती थी। इसे कैप्टन ऑफ द टीम, कैप्टन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पूरे मेटल पैक में माना जाता था। लेकिन इस साल वो स्थिति नहीं दिखी है, सब अपनी अपनी कहानी लेकर चले हैं। कॉपर से एक तरह से डीलिंक होते हुए सबकी मूवमेंट नजर आई है। ये किस चीज का संकेत है, और क्या आगे भी अब स्थिति ऐसे ही रहने वाली है? आपकी बात सही है, क्योंकि हर जब मार्केट नॉर्मलाइज होता है तो हर चीज, हर एसेट क्लास अपनी अपनी मेरिट पे आ जाता है। जब तक इंडेक्स फंड का प्रभुत्व था या हाई बीटा एनहेंस अल्फा फंड का प्रभुत्व था, तो मोस्ट लिक्विड मेटल जिसको बोले कॉपर और क्रूड, उस पे फंड पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता था। अब वो टूरिस्ट मनी जिसको बोले वो कम है, और जो रियल माइनर्स है वो वापस दे आर बैक इन द गेम। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमने इतना ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में आता हुआ देखा है। तरुण, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, चीन और अमेरिका, ये दो ऐसी इकोनॉमीज हैं जिनमें कोई भी अनाउंसमेंट होता है, इकोनॉमी चेंजेस होते हैं, किसी भी तरह का इवेंट होता है, पूरी दुनिया की नजर होती है, पूरे मार्केट्स की नजर होती है। अगले साल मेटल मार्केट को इन दोनों में कहां से ट्रिगर मिलने वाला है?
देखिए चाइना हमने देखा कि लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर में काफी ज्यादा स्टेबल रहा और वहां पे भी देखा हमने इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा रहा। अभी 2017 में जो ट्रिगर होगा वो सर्टेनली यूएस होगा, क्योंकि काफी ज्यादा उम्मीदें हैं ट्रम्प के आने से। जो ग्रोथ रेट है 2017 में अर्लियर जो पेस था उससे ज्यादा पेस में देखा जाएगा। इफ दैट इज द केस सर्टेनली इट गोना गिव बूस्ट टू द अप थ्रस्ट टू द बेस मेटल। सो सर्टेनली यूएस वुड बी द की ट्रिगर टू डिफाइनिंग द ट्रेंड in 2017 in case of most of base metals. ओके, जाहिर तौर पर यहाँ जब ट्रम्प अपने ऑफिस को यहाँ पर अज्यूम करेंगे उसके बाद देखना होगा कि ऑन पेपर अभी तक जो प्री इलेक्शंस उनके ऐलान थे वो तो काफी भारी भरकम रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ को प्रमोट करने वाले रहे हैं, लेकिन जब वो अज्यूम करेंगे ऑफिस उसके बाद ऑन पेपर क्या निकल कर आता है, क्या चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, इस पर ऑफ कोर्स नजर रहेगी। वो बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा इस मार्केट के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस महीने अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, वो बहुत बड़ा इवेंट है और ऐसे में डॉलर बुलंदी पर है। मेटल की चाल आगे कैसी रहेगी ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारी इस खास चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तरुण, आपसे समझना चाहूंगी, डॉलर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो पूरे कमोडिटी मार्केट को, पूरे ही मार्केट को वो ड्राइव करता है। इस साल डॉलर हमने देखा तकरीबन 10% मजबूत हुआ है, लेकिन ब्याज दरें अगर अमेरिका में बढ़ती हैं जिसकी गुंजाइश काफी ज्यादा है उसके प्रोबेबिलिटी, तो इस कंडीशन में मेटल की चाल कैसे रहेगी? क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रहा है कि डॉलर भी चढ़ा है और साथ साथ मेटल्स को भी हमने पैरेलली चढ़ते हुए देखा है, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस मामले में? हमने देखा है नॉर्मल केसेस में नेगेटिव कोरिलेशन डॉलर में और कमोडिटीज में पाया जाता है, बट दिस टाइम हमने वो कोरिलेशन नहीं देखा है। सर्टेनली देखिए दिसंबर में फेड रेट हाइक है वो 100% प्राइस इन है एंड 100% चांस है कि वो रेट हाइक कर देंगे। अब मेन यहाँ पर मुद्दा रहता है कि अल्टीमेटली 2017 को लेके उनके स्टेटमेंट कैसे आते हैं। अगर उनके स्टेटमेंट डॉविश आते हैं तो सर्टेनली यहाँ पर थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि डॉलर में वीकनेस देखने को मिल जाए। एंड फर्दर उनका जो ग्रोथ आउटलुक है अभी अज्यूम कर रहे हैं कि 2017 में हो सकता है कि काफी अच्छा पिकअप आएगा एंड देयर वुड बी मोर हाइक इन इंटरेस्ट रेट देन अर्लियर अज्यूम। तो अब ये जो चर्चा का विषय है इनके बारे में वो लोग क्या अज्यूम करते हैं वो अंडरटोन ड्राइव करेगा डॉलर का। वेल हमें ऐसा लगता है कि डीकपलिंग है दैट विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज फंडामेंटल टोन ऑफ दिस सेगमेंट रिमेन्स वेरी मच इंटैक्ट। एंड हमको नहीं लगता कि डॉलर में तेजी से इनके जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है उनमें मेजर चेंजेस आएंगे। एंड सर्टेनली यहाँ पर देखिए यूएस भी चाहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 13 ईयर्स से हाई पर नवंबर मंथ में गया था, वो भी चाहेगा कि इसके तेजी को वो कहीं ना कहीं टेम करे, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉलर की तेजी उनकी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है, उनके एक्सपोर्ट हिट कर सकते हैं। इन नटसेल हमको लगता है कि इट विल नॉट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ बेस मेटल्स। ओके बीरेन, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं तरुण की इस बात से कि एक डीकपलिंग हो चुकी है डॉलर से मेटल्स की? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि रुपया जिस तरह से वीक है तो हमारे मार्केट्स पे क्या असर पड़ेगा फिर? तरुण भाई की बात से सहमत हूं मैं। डीकपलिंग तो दिख रहा है, बट जरा एकदम लॉन्गर टर्म में देखें तो 1965 टू 2000 का जो स्पान था उसमें एवरेज इंटरेस्ट रेट 7% थे, जबकि 90 से 2015 का एवरेज इंटरेस्ट रेट 3% है। तो ऐसा लग रहा है कि फंड्स आर अहेड ऑफ द कर्व एंड फेड इज फार बिहाइंड द कर्व। तो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग होगी, बट पहले कमोडिटीज ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी और बाद में टाइटनिंग आएगा। और रुपए की चाल का आप कैसा असर देखेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में रुपया काफी कमजोर हुआ है? रुपये में मुझे ऐसा लग रहा है कि देर इज ए ग्लोबल डॉलर शॉर्टेज। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मैं रुपये में फेयरली बेरिश हूँ। फर्स्ट क्वार्टर काफी कमजोर रहना चाहिए और प्रोबेबली 71-72 तक मैं फर्स्ट क्वार्टर में देखता हूँ।
ओके वीरेन, चलिए हमने ये तो अब समझ लिया कि किन किन फैक्टर्स का कैसा कैसा असर इंटरनेशनली और घरेलू बाजार में रहेगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा मेटल स्पेसिफिक जानना चाहूंगी। निकेल हमने देखा है अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन जिंक के मुकाबले थोड़ा कम ही रहा है। काफी सारे जानकार यहां पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 1000 जैसा या उसके ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है। आपकी क्या एनालिसिस है? मैं करीबन 30 साल से 30 ईयर से निकल क्लोजली वॉच करता हूं। और मुझे एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जब जब वॉर आती है तो सबसे पहले कहीं वॉर आती है तो सबसे पहले वो निकल फ्रंट रनर होता है। तो 2017 में निकल इज माय मोस्ट प्रिफर्ड कमोडिटी। करंट लेवल से मैं बाइंग प्रिफर करूंगा। मेरा इन्वेस्टमेंट होरिजन 1-2 साल का रहेगा और यहाँ से मैं 30 से 40% तक का अपसाइड देखता हूँ। 1 से 2 साल 30 to 40% का अपसाइड। तरुण, आपसे एक चेक लेना चाहूंगी, अगर 2017 की बात करें तो निकेल के परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? सर्टेनली हमने देखा है निकल में भी काफी अच्छे अनाउंसमेंट आए थे। इंडोनेशिया ने एनवायरमेंट इशू को लेकर काफी शर्ट अनाउंस किए थे, तो उनका जो इम्पैक्ट है हम मोस्ट ऑफ 2017 में आते हुए देखेंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि निकल, जैसे कि बीरेन साहब ने भी बोला कि अच्छा परफॉर्म करेगा, तो सर्टेनली 2017 के अंदर निकल के प्राइसेस समवेयर क्लोज टू 900-950 इन द डोमेस्टिक बोर्सेस देखे जा सकते हैं। ओके, तो क्या मौजूदा लेवल्स पर एंट्री सेफ होगी? क्योंकि एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी देखकर थोड़ा चलना पड़ता है, उस लिहाज से आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर मौजूदा स्तर की बात की जाए तो वी आर अवॉइडिंग बाइंग इन ऑलमोस्ट ऑल द कमोडिटीज इन द बेस मेटल्स, क्योंकि हमको ये लगता है कि टू मच ऑफ अ रन वी हैव सीन इन अ वेरी शॉर्टर टर्म। नवंबर मंथ में जो गैलोपिंग मूव आए, एंड आप देखिए कि अभी लास्ट अगर 2 और 3 वीक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो बोथ साइड के मूवमेंट हो रहे हैं। एवरी टाइम प्राइजेस जो अभी मल्टी ईयर्स के हाई बने थे उनके आसपास आते तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ में कन्वर्ट हो रहे हैं, विच इज डिपिक्टिंग की प्राइजेस में कहीं ना कहीं इन लेवल पे शॉर्ट टर्म में कॉन्फिडेंस नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि शॉर्टर टर्म में जो करेक्टिव मोड है वो कंटिन्यू करेगा। वेट फॉर अ करेक्शन टू कम। आफ्टरवर्ड जो लेवल आएंगे वहां पर अगर पोजिशनली एंटर करेंगे, दैट वुड बी द राइट स्ट्रेटेजी टू एंटर इन द मार्केट। ओके, चलिए निकेल में तो दमखम है, ये हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं, लेकिन बाकी 4 मेटल्स का क्या? वहां पर आप क्या रणनीति अपना सकते हैं एक अच्छे मुनाफे के लिए? जानेंगे थोड़ी ही देर में। बेस मेटल पैक ने पूरे 2016 में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करा कर दिया है, लेकिन अब यहां से कौन कौन से मेटल्स में कितना मुनाफा बाकी है ये हम हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। वीरेन, आपके पास आऊंगे। आपने कहा कि निकेल को आप काफी प्रॉमिसिंग मानते हैं, बचे बाकी 4 मेटल्स, इसका फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? क्या रणनीति हो सकती, क्या डायरेक्शन आप देंगे हमारे व्यूअर्स को? लो रिस्क ट्रेडर के लिए एल्यूमिनियम अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ 114 से 118 के बीच एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। स्टॉप शुड बी 111, 110 और अपसाइड ऑब्जेक्टिव शुड बी अराउंड 125, 132। ओके, एल्यूमिनियम में आप अच्छी कमाई के मौके देख रहे हैं। तरुण, आपसे जानना चाहूंगी निकेल के अलावा और कौन कौन से मेटल है जिसमें अभी भी दमखम बाकी है और क्या रणनीति हो सकती है? कॉपर हमको काफी अच्छा लगता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा था कि 2017 में काफी साइडवेज था, $4,500 to $5,100। बट नवंबर में जैसे ही इलेक्शन के आउटकम आए यूएस में 24% का स्टैंडर्ड नवंबर इटसेल्फ में हमने रिटर्न आते हुए देखा। आई थिंक ये काउंटर ऐसा है, अगर ऑन डिप्स अगर वंस अगेन 350 के आसपास एमसीएक्स में आता है तो सर्टेनली बाय किया जा सकता है। हमको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर इट शुड बी वेरी क्लोज टू 450, 470 ऑन हायर साइड। तो सर्टेनली हम कॉपर में बाय करने की सलाह देंगे। ओके, वीरेन, लेड एक ऐसी कमोडिटी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई नहीं है। ओवर सप्लाईज की बात यहाँ पर लगातार हो रही है। इसमें क्या आपको लगता है कि कहीं शॉर्ट जाने के मौके बन सकते हैं या लेड में और जिंक में? क्योंकि जिंक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो क्या वहां पर किसी तरह से कमाई का स्कोप शॉर्ट साइड में भी हो सकता है? जिंक में अब शायद डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। लेड में स्टिल बाइंग ऑन डिप्स मैं प्रेफर करूंगा, अभी भी शॉर्ट नहीं जाना चाहिए इसमें। आप कह रहे बाय ऑन डिप्स की आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कितना अपसाइड मौजूदा लेवल से इसमें अभी आपको दिखाई दे रहा है?
lead probably 175, 182 तक शायद जा सकता है। ओके, तो आपको लगता है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम, लेड और निकेल में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तरुण, आपसे समझना चाहूंगी, आपकी पिक है निकेल, आपकी पसंद है कॉपर, इसके अलावा कोई मेटल है जिसमें ट्रेडर्स के लिए या थोड़ी छोटी अवधि वाले कारोबारियों के लिए कुछ कमाई के मौके हो सकते हैं? अगर ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ट्रेडर की बात किया जाए तो उस केस में देखिए ऑलमोस्ट सारा कॉम्प्लेक्स में हमको थोड़ा सा रिस्क लगता है डाउन साइड। अनडाउटेडली मीडियम टू लॉन्ग रन में रैली कंटिन्यू करेगा। जिंक एक ऐसा काउंटर है जिसमें हमने देखा कि 205 पर डबल टॉप टेक्निकली भी बना है एंड काफी ज्यादा ओवर एग्जैचुरेटेड प्राइस मूव हमने देखा। तो अब टू हैव अ फर्दर रैली इट शुड बी बियॉन्ड 205। अगर नहीं उसके ऊपर जाता है तो सर्टेनली नियर टर्म में करेक्शन आ सकता है। एंड हमारा ऐसा मानना है कि वंस अगेन ये 200 के आसपास मिलता है तो ट्रेडर को शॉर्ट करना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि ओवर अ कपल ऑफ वीक्स 170 तक प्राइस आ सकते हैं। बट दोज हु आर इन्वेस्टर सर्टेनली उनको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, उनको नीचे डिप्स का वेट करना चाहिए टू अकुमुलेट लॉन्ग पोजीशन। ऑलराइट, शो खत्म होने को है। बिरेन, क्विकली वर्ड ऑफ कॉशन आगे आते हुए बेस मेटल पैक में किन फैक्टर्स पर नजर रख के अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए? क्विकली। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अमेरिका और चाइनीज और ग्लोबल पीएमआई नंबर्स और डॉलर। ऑलराइट, चलिए बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तरुण और बिरेन, आप दोनों ने समय निकाला और बड़े विस्तार से समझाया कि किन किन फैक्टर्स पर नजर रख के कहां कहां कैसी स्ट्रैटेजी पूरे बेस मेटल पैक में बनाई जा सकती है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।